हेलो वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज तारीख 9 नवंबर और शुरू करते हैं फिल्म स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज गुरु नानक जी को लेकर है। दरअसल कल 8 नवंबर को गुरु नानक जी का 553वां बर्थ एनिवर्सरी थी, जिसे पूरे देश में सेलिब्रेट किया गया। सो अगर हम सिखिज्म की बात करें तो ये जो हमारे सिखिज्म के जो 10 गुरु थे, उन्होंने ये स्टैब्लिश किया था सिखिज्म जो धर्म है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1469 से। गुरु नानक जी हमारे पहले फर्स्ट गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह हमारे फाइनल गुरु थे। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को अल्टीमेट गुरु का दर्जा दिया गया। वो एक लिविंग गुरु माने जाते हैं। हमें इनकी क्रोनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी कि किस गुरु के बाद में कौन से आए हैं। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ लेती है। अगर हम टेन्योर की बात करें तो सबसे ज्यादा टेन्योर गुरु नानक जी का गुरुशिप का था, वो 70 ईयर्स का था। उसके बाद गुरु हरगोविंद का था 38 ईयर, और लास्ट में गुरु गोविंद सिंह जी का 33 ईयर का था। उसके बाद अभी तक गुरु ग्रंथ साहिब को हम हमारा फाइनल गुरु मानते हैं। अगर गुरु नानक देव जी की बात करें तो ये फाउंडर है सिखिज्म के, और ये पहले गुरु हैं सिखिज्म के। उन्होंने जो अपना सिखिज्म को फाउंड किया उसमें स्पिरिचुअल, सोशल और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया, जिसके अनुसार सिखिज्म में हमें इक्वलिटी देखने को मिलती है, लव देखने को मिलता है, गुडनेस देखने को मिलती है, मोरालिटी स्टैब्लिश की गई, और एक नोशन दिया गया एक ओंकार का, मतलब हम सबके देवता एक हैं। उनकी जो भी हमें लर्निंग से, टीचिंग से, वो हमें गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलती है। और गुरु नानक जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसे हम गुरु नानक गुरुपूरब के रूप में मनाते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट हैं गुरु नानक जी के, जिसे हमें याद रखना है। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड को लेकर है। तो हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने 2021 के अवार्ड दिए हैं, और ये अवार्ड मिलते हैं नर्सिंग प्रोफेशन में जो नर्स होती है उन्हें दिया जाता है। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो एक ब्रिटिश नर्स थी। उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि जब क्रिमियन वॉर हो रहा था तो उन्होंने काफी सर्विस दी थी। काफी लोग जो पेशेंट थे जो वॉर में घायल हो गए थे उन्हें ट्रीटमेंट दिया था। उन्होंने मॉर्टेलिटी डाटा को कैलकुलेट भी किया, उनका डाटा रखा, सैनिटरी मेथड्स में काफी इंप्रूवमेंट दिखाई। तो ओवरऑल इनका कंट्रीब्यूशन नर्सिंग प्रोफेशन का बहुत ज्यादा है। इस वजह से इनके कंट्रीब्यूशन ध्यान में रखते हुए हमारे देश ने भी नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड की शुरुआत की थी। ये अवार्ड 1973 में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स द्वारा स्टार्ट किया गया था, ताकि जिन भी नर्सेस ने अच्छा काम किया है नर्सिंग में उन्हें सम्मानित किया जा सके। और 2020 में डब्ल्यूएचओ ने 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ डिक्लेयर किया था। क्यों? क्योंकि 2020 में जो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनकी 200 एनिवर्सरी थी। इन्हें लैंड विद द लैंप भी कहा जाता है और फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है। तो बेसिक फैक्ट है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेकर जो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज हमारे पुलित्जर प्राइज को लेकर है। ये जो पुलित्जर प्राइज है वो किसे दिया जाता है? जर्नलिस्ट को दिया जाता है। तो इंडिया के जो 4 फोटोग्राफर थे उन्हें भी इस पुलित्जर प्राइज के लिए डिक्लेयर किया गया था। तो उनमें से एक रिसा सना मट्टू थी जो जम्मू कश्मीर से थी। उन्हें ये एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था ताकि वो यूएस ना जा पाए अवार्ड लेने के लिए, ऐसा उनका आरोप था। यूपीएससी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछती है, पर हमें पुलित्जर प्राइज के बारे में पता होना चाहिए। तो इस साल जो पुलित्जर प्राइज था वो 4 इंडियन फोटोग्राफर्स को मिला था: दानिश सिद्दीकी, अदनान अबीदी, सना इसा मट्टू और अमित दवे। तो इन्हें ये अवार्ड कोविड-19 की क्राइसिस के कवरेज के लिए दिया गया था। और 1937 में फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट गोविंद बिहारी लाल, जो कि गदर पार्टी के मेंबर्स थे, उन्हें ये पहली बार किसी इंडियन को पुलित्जर प्राइज मिला था जर्नलिज्म के लिए। तो ये जो फैक्ट है वो यूपीएससी के लिए आपको पता होना चाहिए। पुलित्जर प्राइज के बारे में देखें तो ये किसे मिलता है? जिन्होंने न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म में कंट्रीब्यूशन दिया हो। ये एक एनुअल अवार्ड है। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1917 में स्टैब्लिश किया था। किसके द्वारा किया गया था? कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएस की, उसने ये स्टार्ट किया था। क्योंकि जो जोसेफ पुलित्जर थे वो एक अच्छे पत्रकार थे। उन्होंने अपनी कमाई का बहुत ज्यादा हिस्सा कोलंबिया यूनिवर्सिटी को दे दिया था ताकि पत्रकारिता में और ज्यादा इंकरेजमेंट हो सके। अगली न्यूज हमारी लॉ कमीशन को लेकर है। दरअसल हमारी जो 22nd लॉ कमीशन है उसे कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, उसे बना दिया गया है, और इसके अध्यक्ष होंगे कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। और लॉ कमीशन का जो टेन्योर होगा वो 3 साल का है। जनरली हर लॉ कमीशन का जो टेन्योर होता है वो 3 साल का है। तो ये जो बॉडी बनी है 2.5 ईयर्स के बाद बनी है। दरअसल 2018 में बीएस चौहान के रिटायरमेंट के बाद से ही लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष का बनना बाकी था, जो फाइनली अब बन चुका है। तो अगर हम लॉ कमीशन की बात करें तो ये नॉन स्टेचुटरी बॉडी है। इसे किसी प्रकार के कानून के प्रोविजन के द्वारा नहीं बनाया गया, न ही कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के द्वारा बनाया गया है। इसे मेनली एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें कुछ डेफिनेट टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं कि मतलब आपको किस बारे में रिसर्च करनी है लॉ के रिगार्डिंग, वो आपको बताना होता है। पहली बार लॉ कमीशन बनी थी 1955 में, और ये अपनी जो रिकमेंडेशन होता है गवर्नमेंट को देती है। तो अभी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है 22nd लॉ कमीशन, वो क्या है कि ऐसे लॉ को आइडेंटिफाई करना जिसकी जरूरत नहीं है, जो अभी ऑब्सोलीट हो गए हैं। और अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं उन्हें डीपीएसपी के अकॉर्डिंग फिर से रिफॉर्म करने की आवश्यकता है क्या, या उसमें किसी प्रकार के इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसके अलावा आप इसे कोई लेजिस्लेचर सजेस्ट कर सकते हैं जो अभी इस देश के प्रगति के लिए आवश्यक है, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी प्रकार के लॉ की आवश्यकता है।
और जितने भी सेंट्रल एक्ट्स हैं, अगर उनमें कुछ इम्प्रूव करना है, कुछ एनोमलीज हैं, एम्बिग्विटीज हैं, इनिक्विटीज हैं, तो उसे दूर करने के लिए आपको सजेशन देना है। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज हमारी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो कि एफसीआरए को मेंटेन करती है। उसने एनुअल रिपोर्ट दी 2021-22 में। उसमें ये बताया कि जब से 2020 में अमेंडमेंट किया गया था, उसके बाद एनजीओ में एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिला कि जो भी एनजीओ जो जो फॉरेन से चंदा लेती थी, फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन आता था, उससे उन्होंने अनप्रोडक्टिव आइटम्स में काफी कम खर्चा किया है। कोई लेविश बिल्डिंग, कोई लेविश गाड़ी या अननेसेसरी कोई अनप्रोडक्टिव आइटम्स में उन्होंने ज्यादा खर्च नहीं किया, उसमें कमी आई है। तो ये एक अच्छा सुधार देखने को मिला एफसीआरए के एक्ट के बाद। अगर हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को देखें तो 1976 में आया था इमरजेंसी के दौरान, ताकि जितने फॉरेन डोनेशन मिलती है हमारे एनजीओ को, इंडिविजुअल्स को, उसे रेगुलेट किया जा सके। क्योंकि अगर विदेशी पैसा ज्यादा आने लगेगा तो वो हमारी डेमोक्रेसी को इंटरफेयर कर सकता है। हमारे देश में जो कुछ पॉलिसीज होंगी, लॉज होंगी, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की आवश्यकता थी। 2010 में इसे अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद 2020 में फिर से ऐसा अमेंडमेंट किया गया, ताकि जितने भी एनजीओस थे जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे थे, उनका उनका ऐसा आरोप था कि वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे। जैसे कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, तो ये देखने को मिल रहा था कि वो कुछ जो एनजीओस हैं वो लोगों को भड़का रही हैं उस पावर प्लांट के अगेंस्ट में, ताकि हमारे देश के जो डेवलपमेंट को उसको रोका जा सके। तो ये गवर्नमेंट का ऐसा मानना है। इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है एमएचए के द्वारा, ताकि किसी भी फॉरेन फंड के मिसयूज को रोका जा सके इस देश में, ताकि नेशनल इंटरेस्ट को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। एफसीआरए आने के बाद में जितनी भी एनजीओ होती है, उन्हें इस एक्ट के तहत आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है अगर आप विदेशी चंदा ले रहे हैं तो। और रजिस्ट्रेशन 5 साल का होता है और कुछ नियमों का आपको पालन करना पड़ता है, जैसे कि आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो ये बेसिक फैक्ट हो गए एफसीआरए को लेकर जो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज हमारी करेंसी सर्कुलेशन को लेकर है। दरअसल 8 नवंबर का आपको पता है डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में। तो अगर हम डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट को देखें तो 2016 के बाद में इन 6 सालों में जो हमारा जो करेंसी सर्कुलेशन है, जो पब्लिक के हाथ में जो पैसा, वो कितना है? ओवर 30 लाख करोड़, जो कि बहुत ज्यादा है। मतलब 2016 से 70%, 71% ज्यादा है। तो जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था ताकि जो सर्कुलेशन था मनी का पब्लिक के हाथों में उससे कम किया जा सके, वो उसके अगेंस्ट हुआ है। क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि करेंसी सर्कुलेशन को कम किया जाए पब्लिक के हाथों से, पर हुआ इसका उल्टा। तो ये एक बेसिक क्रिटिसिज्म दिखाया जा रहा है डिमोनेटाइजेशन का। डिमोनेटाइजेशन क्या है? जिसमें कोई करेंसी है जिसको आप डिमोनेटाइज कर देते हो, मतलब एक पर्टिकुलर डेट के बाद में उसे लीगल टेंडर नहीं माना जाता है, वो सिंपल एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाता है। और ये 2016 में हुआ था जब 500 हजार के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया गया था। अब रीजन ये है कि क्यों कैश का सर्कुलेशन बढ़ गया पब्लिक के हाथों में, क्योंकि कैश को अभी भी सिंपल और रिलायबल मोड ऑफ पेमेंट माना जाता है। अभी भी आप लोग देखोगे तो अपने पास कैश रखते ही हैं, ताकि कभी भी कहीं भी आप कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हो। हालांकि यूपीआई आने के बाद में बहुत हद तक इसमें कमी आई है, पर फिर भी लोग अभी भी कैश को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। और कैश लेस ट्रेसेबल है क्योंकि आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते, आप पता नहीं कर सकते कि आप किसने कितना खर्च किया है, कहाँ खर्च किया। यूपीआई में आप मॉनिटर कर सकते हो कि यहाँ खर्च कर रहे हो, इसको दे रहे हो, उसको दे रहे हो। यहाँ पे ट्रेस नहीं हो सकता, इसलिए वजह से करप्शन में इसका यूज ज्यादा होता है। और दूसरा है स्मॉल टाउन्स और विलेज, जहाँ पे जो डिजिटल अवेयरनेस इतनी नहीं है, इस वजह से भी वहां पर कैश का यूज ज्यादा हो रहा है। तो ये 3 मेन कारण है कि क्यों कैश का सर्कुलेशन हमारी इकोनॉमी में अभी भी ज्यादा है। हालांकि गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया कि डिमोनेटाइजेशन के बाद में हमारे देश में जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको काफी बूस्ट मिला है। और ये बात सच भी है कि हम जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो किसी भी अन्य कंट्री से ज्यादा कर रहे हैं। और दूसरा ये बताया गया कि अनडिस्क्लोज एसेट मतलब 7,877 करोड़ सीज कर दिए गए थे। मतलब ऐसे जिनका कोई अकाउंट नहीं मिला था तो वो सीज हो गए थे डिमोनेटाइजेशन बाद में। पर इसका नुकसान भी बहुत ज्यादा देखने को मिला था जब आपकी जो एमएसएमई सेक्टर है, जो आपकी इन्फॉर्मल सेक्टर है, वो बिना करेंसी के बिल्कुल लैप्स कर गई थी। तो नुकसान हमारे जो हमको फायदा होना था उससे कहीं ज्यादा हमने नुकसान भी देखा है। तो ये बैलेंस हम कह सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज हमारी बासमती राइस को लेते हैं। दरअसल गवर्नमेंट ने किसी भी बासमती राइस में 15% से ज्यादा नॉन बासमती राइस को आप ब्लेंड नहीं कर सकते बासमती राइस में। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होगा कि इंडियन बासमती राइस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फॉरेन में भी इसकी काफी डिमांड है। इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा, अगर आप डाइल्यूट कर दोगे तो वो ब्लेंडिंग राइस कहलाएगा। क्योंकि अगर बासमती राइस को 15% से कम नॉन बासमती राइस से ब्लेंड किया गया तो उसे ब्लेंडेड बासमती राइस कहेंगे। पर अगर वो 15% से ज्यादा नॉन बासमती राइस ब्लेंड किया गया तो उसे ब्लेंडेड राइस कहेंगे, ना कि बासमती राइस कहेंगे। इससे जो हमारे ब्लेंडेड राइस का जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी देखी जा सकती है। और हमारी कंट्री का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसमें बासमती राइस का बहुत ज्यादा चंक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है। तो अब बासमती राइस में 15% ज्यादा नॉन बासमती राइस का ब्लेंड नहीं होगा। अगर हम राइस के क्रॉप को देखें तो इसका जो टेम्परेचर कितना चाहिए, 22 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। रेनफॉल 150 टू 300 सेंटीमीटर का रेनफॉल होना चाहिए। और इसकी सॉइल होना चाहिए डीप क्ले एंड लोमी सॉइल होनी चाहिए।
सबसे ज्यादा राइस हमारे देश में कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल, उसके बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है क्योंकि यूपीएससी पूछती है। अगर हम राइस की वैरायटी देखें तो औस, अमन, बोरो, तो ये वैरायटी है जो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम में बोई जाती है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो पाकिस्तान, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ब्राजील, ये राइस के मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। अगर बासमती राइस की बात करें तो उसका जो ओरिजिन है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में है और इसमें एक यूनिक फ्रेग्रेंस मिलता है क्योंकि इसमें 2 एसिटाइल 1 पायरोलाइन पाया जाता है। तो ये फैक्ट हमें याद रखना पड़ेगा। और इंडिया बासमती राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 70% का प्रोडक्शन हमारे देश में होता है। इसके लिए जीआई टैग भी दिया गया है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड को। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज गोल्ड को लेकर है। दरअसल पूरे विश्व की जिन सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्या कर रही हैं? गोल्ड को ज्यादा खरीद रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक रिसेशन का फियर देखने को मिल रहा है हर कंट्रीज में। हर कंट्री में इन्फ्लेशन आ रहा है तो हर कंट्री अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाती जा रही है। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है किसी भी कंट्री में तो उससे डिमांड कम होने लगती है और देश में रिसेशन का खतरा आता है। तो यही चीज हमें आरबीआई के केस में देखने को मिली क्योंकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने बताया कि जो इंडियन आरबीआई है उसने क्या करा है कि 191 टन ऑफ गोल्ड खरीदा है अकेले 2022 के क्वार्टर 3 में। कितने करोड़ का? 85,000 करोड़ का। मतलब आरबीआई को भी कहीं ना कहीं लगता है कि शायद रिसेशन आ सकता है, इसी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड खरीदती ताकि जो हमारी नेशनल करेंसी है उसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस बात है ग्लोबल इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है एनर्जी और फूड प्राइसेस में, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तब से एनर्जी प्राइस एकदम से जंप ले रही है। और जो आपका जो फूड क्राइसिस वो देखने को मिल रहा है क्योंकि जो यूक्रेन में व्हीट है उससे वहां से सप्लाई नहीं हो पा रही है तो फूड क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है। कई जगह हमने वाइल्ड फायर देखने को मिला जिससे उनकी क्रॉप का जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया है। तो इसीलिए रिसेशन देखने को मिला है हर देश में। तो हर कंट्री अपने अपने तरफ से उपाय कर रही है। बहुत सी कंट्री इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा रही है और हम भी इंटरेस्ट रेट, आरबीआई ने भी कई बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है और उसके अलावा हम भी गोल्ड परचेस कर रहे हैं। और जब भी रिसेशन का पीरियड देखने को मिलता है कि एकदम से गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि उसके इनहेरेंट वैल्यू स्टेबल होती है। गोल्ड की वैल्यू, गोल्ड के ऊपर क्योंकि उसकी क्वालिटी है, उसके लिमिटेड सप्लाई है, तो उसके प्राइस में इतना फ्लक्चुएशन आ नहीं सकता। इसी वजह से गोल्ड एक स्टेबल करेंसी मानी जाती है और गोल्ड अभी भी एक सोर्स ऑफ ट्रस्ट है। इसीलिए हर कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड होता ही होता है। पर हमारे देश में अगर गोल्ड हम ज्यादा खरीद रहे इसका मतलब हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट वो बढ़ जाएगा क्योंकि गोल्ड को परचेस कैसे कर रहे हैं हम? डॉलर से। तो इसीलिए हाई करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि फॉरेन से हमें लेना पड़ रहा, खरीदना पड़ रहा है। और गोल्ड का ज्यादा यूज हमारा हवाला ऑपरेशन में भी होता है तो इसका एक ये भी नुकसान है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। ऐसे और करंट अफेयर की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको पूरे जो करंट अफेयर के पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएंगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।